देखिए, हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 2 की यूनिट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, एमएससी फाइनल का ये पेपर है 4th सेमेस्टर का। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे इलेस्टोस्टैटिक। इलेस्टोस्टैटिक का मतलब क्या होता है? इलास्टो से क्लियर है। इलास्टो का मतलब क्या हो गया? इलास्टिक मटेरियल या इलास्टिक आप बॉडीज भी बोल सकते हो। तो इलास्टिक बॉडीज का मतलब क्या होता है? जब भी आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो या कोई लोड आपने अप्लाई किया है, तो जब वो लोड आप रिमूव करोगे तो वो दोबारा वो बॉडी किस में रिटर्न हो जाए? अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाए। तो इस टाइप की बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं। तो इलास्टोस्टैटिक के अंदर क्या है कि इस टाइप की स्टडी, ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ इलास्टिक बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जब भी आपने एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई की इलास्टिक बॉडी में, तो उसका जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में जो स्टडी करते हो, तो इस टाइप की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोस्टैटिक। तो जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालिसिस करोगे तो आप एज्यूम करके चलोगे कि जिन बॉडीज पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालिसिस कर रहे हो वो किस टाइप की बॉडी है? इलास्टिक बॉडीज है। और जो आप इन्वॉल्व करोगे एनालिसिस में करते वक्त, तो आपको क्या करना होता है इस स्टडी के अंदर कि जो आपका रिलेशन है किसके बीच में? स्ट्रेसिस। जो भी आपने पहले तो आपने क्या किया है? इलास्टिक बॉडीज पे क्या अप्लाई किया है? लोड। जब आपने लोड अप्लाई किया तो ये दो फॉर्म में अप्लाई होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में। और जो बॉडी के अंदर क्या होगी? डीफॉर्मेशन। इनके बारे में जो रिलेशनशिप है, डीफॉर्मेशन, ठीक है। आपने लोड अप्लाई किया, मान लो वो कि दो टाइप की फॉर्म में अप्लाई हो रहा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में, और जो डिफॉर्मेशन हुआ है मटेरियल के अंदर, तो इन टाइप्स का जो रिलेशनशिप है और इक्वेशंस बनेगी, तो उन इक्वेशंस की स्टडी करनी है आपको किस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअली किन की स्टडी है? व्हेन यू आर अप्लाइंग लोड ऑन द इलास्टिक बॉडीज, then you get the relationship between stress and strain and deformation of the material। तो उनका जो आप इक्वेशन बनाओगे, ठीक है, तो उन इक्वेशंस को जो आप सोल्व करोगे, जब सोल्व करोगे तो उस टाइप की इक्वेशंस किसके अंदर आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडीज के अंदर आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम अब समझेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। स्ट्रेस और स्ट्रेन बेसिकली क्या है? ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो कैसे डिस्क्राइब होगा? ये किसको डिस्क्राइब करता है? जो आपने एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई की गई हैं किसी ऑब्जेक्ट पर और जो डिफॉर्मेशन हुई है। मान लो आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस क्या की गई है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आपने अप्लाई की, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डिफॉर्मेशन हुई है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कौन डिफाइन करता है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड इट रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन। तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो किससे डिस्क्राइब हो रहा है? स्ट्रेस और स्ट्रेन से। स्ट्रेस क्या करता है वो देखिए। स्ट्रेस वैसे बेसिकली आपने फॉर्मूला किया भी होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, आप ये फॉर्मूला करते आए हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस क्या कर रहा है? स्ट्रेस इज द मेजर ऑफ द इंटरनल फोर्सेस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ मटेरियल। तो जब भी आपने फोर्सेस अप्लाई की, तो अगर ये इंटरनल फोर्सेस क्या कर रही है, इस मटेरियल में क्या कर रही है? इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। तो इंटरनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस का, उसका जो मेजर है वो किससे मेजर किया जाता है? स्ट्रेस के द्वारा, ठीक है, कि फोर्सेस मटेरियल पर किस तरीके से इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो वो किसको मेजर करता है? स्ट्रेस को। कहने का मतलब है कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो वो एरिया ही निकालेगा, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंटरनल फोर्सेस का, तो वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ उन फोर्सेस का। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स आपकी 3 टाइप की है, आपने कर भी ली हैं ये तीनों, फिर भी थोड़ा देख लें। एक है टेंसाइल स्ट्रेस,
एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक है shear स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कैसी होती है? पुलिंग फोर्स, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या है? पुलिंग फोर्स। जब आपकी फोर्स किस टाइप की हो? पुलिंग फोर्स हो। कंप्रेसिव का क्लियर है कैसा होगा? पुशिंग फोर्स। टेंसाइल का मतलब होता है पुल करना, कंप्रेसिव का मतलब होता है पुशिंग फोर्स, और शेयर का मतलब क्या है? स्लाइडिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स किस टाइप की हो? स्लाइडिंग फोर्स हो। तो ये इनके बारे में हम कर भी चुके हैं। तो 3 टाइप की बेसिकली हम यहाँ पे, वैसे तो काफ़ी टाइप की होती है, बेसिकली हमने 3 टाइप की स्टडी की है, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शेयर। टेंसाइल का मतलब पुलिंग फोर्स, कंप्रेसिव पुशिंग, शेयर का मतलब है स्लाइडिंग फोर्स। ऐसे ही स्ट्रेन के बारे में देखिए, स्ट्रेन क्या मेज़र कर रहे हैं? स्ट्रेन क्या मेज़र कर रहा है? जब आपने इन स्ट्रेस अप्लाई हो चुकी है, ठीक है, तो जो भी अप्लाइड स्ट्रेस है उस स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो मटेरियल में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, जो मटेरियल में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको मेज़र करता है। तो वो उसको कौन मेज़र कर रहा है? स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस क्या मेज़र कर रहा है? कि इंटरनली फोर्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और स्ट्रेन क्या मेज़र कर रहा है? जो ये अप्लाइड स्ट्रेस हो चुका है, तो जब भी आप ये स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो जो आपका मटेरियल है उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, कितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई है, पूरा इफेक्ट है। तो वो किस के द्वारा मेज़र किया जाता है? स्ट्रेन के द्वारा। तो इस स्ट्रेन का हमने फॉर्मूला किया था चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका क्या होता है? स्ट्रेन, ठीक है। अगर आपसे बेसिकली डेफिनेशन पूछ ले स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन कह सकते हो, या मेजर ऑफ द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू एन अप्लाइड स्ट्रेस, ठीक है। तो जो स्ट्रेस अप्लाइड हुई है उसके कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है या कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, उसको कौन मेजर करता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और आफ्टर अप्लाइंग स्ट्रेस अब लेंथ में कितना चेंज आया है। तो ये रेशो किससे डिफाइंड होता है? स्ट्रेन से। स्ट्रेन भी 3 टाइप की है, देखिए। एक है लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम, और शेयर स्ट्रेन चेंज इन शेप, ठीक है। शेप में क्या चेंज आया है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और लेंथ में चेंज हुआ है तो क्या होगी? वो लीनियर स्ट्रेन होगी। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमने क्या किया था? एक रिलेशनशिप ड्राइव किया था। वो रिलेशनशिप देखिए, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के का जो रिलेशनशिप है वो किसके द्वारा दिया गया था? हुक्स लॉ के द्वारा, ठीक है। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा कि जो स्ट्रेस है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को हम बेसिकली किससे यूज़ कर रहे हैं? टाउ से। कई बुक में सिग्मा भी यूज़ किया गया है, तो आप देख लेना। स्ट्रेन को किससे यूज़ करते हैं? स्मॉल ई से। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ई, ठीक है, स्ट्रेन। अब इसको इक्वालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। तो इस कैपिटल ई को हम क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप बोल सकते हो। तो ये कांस्टेंट है। ये किसके द्वारा डिफाइन किया गया है? हुक्स लॉ के द्वारा, ठीक है। हुक्स लॉ कैसा है? यूनिट डायमेंशनल है, इसलिए एक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ भी किया गया है डिफाइंड। जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, अगर मैं सिर्फ हुक्स लॉ की बात कर रही हूँ तो ये यूनिट डायमेंशनली बात कर रही हूँ, ठीक है, एक डायमेंशन के बारे में। और जनरलाइज्ड हुक्स लॉ का मतलब क्या हो गया कि ओरिजिनल हुक्स लॉ को एक्सटेंड कर रहा है किस में? 3 डायमेंशनल स्टेट में। तो ये हमारा किसे डिफाइंड होगा? जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। वहाँ पे हम क्या करेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। टेंसर आप कर चुके हो काफ़ी बार।
स्ट्रेन टेंसर। तो अब देखिए हमारा मेन टॉपिक, ठीक है, उस पे चलते हैं। अब आपको क्लियर होना चाहिए जो प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेस में क्या फ़र्क है। जो ये टर्म्स है स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये क्या है, 3 डायमेंशन टर्म्स है, ठीक है, 3 डायमेंशनल। और प्लेन स्ट्रेस क्या होगी आपकी 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो जब आप 3 डायमेंशनल को फोर्सली किस में कन्वर्ट कर दो, 2 डायमेंशनल में, या एक प्लेन के बारे में बात करो, तो वहाँ पर किसका यूज़ होगा, प्लेन स्ट्रेस का। तो प्लेन स्ट्रेस हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रेस दैट अकर्स व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू फोर्सेस दैट आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन, ठीक है। तो आपने जो मटेरियल है वो किस में, एक प्लेन के अंदर आपने डिफाइन कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्सेस, तो तब हम किसका यूज़ करेंगे, प्लेन स्ट्रेस का, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि प्लेन की क्या होती है, 2 डायमेंशन ही होती है। तो जो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो किस में लिमिटेड टू 2 डायमेंशंस, एंड जो मटेरियल है वो जो 3rd डायमेंशन है उसका इफेक्ट क्या हो गया, उस पर नेग्लिजिबल हो गया, ठीक है। इट इज़ एज्यूम टू बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस इन द 3rd डायमेंशन। तो जो 3rd डायमेंशन के द्वारा जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही थी उससे ये क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। सिर्फ 2 डायमेंशन की ही फोर्सेस इसमें लगेगी, तो वो क्या होगा, आपका प्लेन स्ट्रेस होगा। तो इसी के बारे में हम करेंगे, प्लेन स्ट्रेस। ऐसे ही प्लेन स्ट्रेन में डिफरेंस होता है, जो स्ट्रेन है वो 3 डायमेंशनली, तीनों डायमेंशन से उस पर क्या अप्लाई हो रही है, स्ट्रेस अप्लाई हो रही है, ठीक है। और इसमें प्लेन स्ट्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, वो 2 डायमेंशनली हो जाएगी, सिर्फ 2 ही डायमेंशन, 3rd डायमेंशन का उस पर क्या नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल होगा। तो अब देखिए मेन टॉपिक हम करते हैं सिलेंड्रिकल बॉडीज़ के बारे में बात। हमें पता है जो सिलेंड्रिकल होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। और 3 डायमेंशन, अब मैं इस पे स्टडी करना चाहती हूँ प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो ये 3 डायमेंशन सिलेंड्रिकल बॉडीज़ है वो किस में रिड्यूस हो जाए, 2 डायमेंशन में। तो जब 3 डायमेंशन बॉडी 2 डायमेंशन में कब रिड्यूस होगी, देखिए 3 पॉइंट। जब भी आप सिलेंड्रिकल को 2 डायमेंशन में आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिलेंडर है, ठीक है, इसकी ये क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। तो जो आप फोर्सेस अप्लाई कर रहे हो वो किसके पैरेलल अप्लाई करोगे, एक्सिस के। मतलब फोर्सेस कैसी होंगी आपकी, एक्सिस सिमेट्रिक होंगी, एक्सिस सिमेट्रिकल होंगी, एक्सिस सिमेट्रिकल फोर्सेस होंगी। तो जो भी फोर्सेस एक्सिस वाली थी तो उनका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो सिलेंड्रिकल बॉडी को 3D से 2D में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो उसके लिए 3 पॉइंट आपको करने पड़ेंगे, या आप ये भी ऐसे भी याद रख सकते हो, हाउ टू रिड्यूस 3D सिलेंड्रिकल बॉडीज टू 2D सिलेंड्रिकल बॉडीज। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। ये 3 पॉइंट है, जो सिलेंडर आप कंसीडर करोगे वो सिलेंडर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए। जो लोडिंग है वो क्या होनी चाहिए, एक्सिस सिमेट्रिक होनी चाहिए। एक्सिस सिमेट्रिक मतलब लोडिंग का मतलब फोर्स ही है आपका यहाँ पर, ठीक है। जो लोड अप्लाई कर रहे हो, जो फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हो वो कैसी होनी चाहिए, एक्सिस सिमेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होनी चाहिए। और जो मटेरियल प्रॉपर्टीज जो यूज़ की गई है सिलेंडर में वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर ये तीनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं तो आप जो ये सिलेंड्रिकल बॉडीज़ हैं ये जो स्टडी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। तो 3 टाइप की फोर्सेस इसमें लगेंगी। एक होता है एक्सिस सिमेट्रिक, ठीक है, एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। एक सिलेंडर के जो परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही हैं और पैरेलल। तो सिर्फ 2 ही फोर्सेस रह गई हैं, 2 ही टाइप के लोड रह जाएंगे, जो परपेंडिकुलर है और पैरेलल है। और एक्सिस सिमेट्रिक का उसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो।
अब मैंने बेसिक आपको करवा दिया है। अब आप आपका जो नोट्स है उसका फर्स्ट पेज रीड आउट करना, इंट्रोडक्शन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है मैं पढ़कर आपको सुना रही हूँ कि 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आर ऑफ, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, जो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है वो 2 टाइप की है। वन अराइजेस इन द स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडीज acted on by external forces so distributed that the component of deformation in the direction of the axis of cylinder is 0। तो जो cylindrical bodies की जो स्टडी है, लिखा है ना लार्ज सिलेंड्रिकल बॉडीज, तो जो बॉडी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग होनी चाहिए। तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं एक्सिस के अबाउट वो क्या हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड रिमेनिंग कंपोनेंट्स डू नॉट वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो लेंथ है उसके अबाउट जो कंपोनेंट्स है वो वेरी नहीं करेंगे। दस इज क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स इन प्लेन डिफॉर्मेशन। तो 2 टाइप की जो डिफॉर्मेशन है, एक तो ये सिलेंड्रिकल के बारे में बात कर रहा है, एक थिन प्लेट के बारे में बात कर रहा है। जो थिन प्लेट का जो ये वेट है, ठीक है, या थिकनेस है, उस थिकनेस, यहाँ थिन प्लेट के केस में जो आपकी थिकनेस है उसके बाद जो फोर्सेस है उनको नेग्लिजिबल आप लोगे। ठीक है, तो थिकनेस के क्रॉसपोंडिंग जो स्ट्रेस अप्लाई हो रही हैं वो क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे। सिलेंडर में जो एक्सिस के अबाउट अप्लाई हो रही हैं वो नेग्लिजिबल लेने आपने। तो देखो, अदर टाइप अराइजेस इन द डिफॉर्मेशन ऑफ थिन प्लेट in which the stress components in the stress of thickness of plane is 0। तो इस प्लेन की जो थिकनेस है थिन प्लेट की उस वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब हम 2 केसेस करेंगे, प्लेन स्ट्रेन और प्लेन स्ट्रेस। ठीक है, 2 मेन टॉपिक है। प्लेन स्ट्रेन मैंने आपको समझा दिया है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेन पैरेलल टू x1 x2 प्लेन। अब यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई एक जो प्लेन स्ट्रेन है उसका मतलब क्या है कि बॉडी किसके अंदर होनी चाहिए, प्लेन के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पर कौन सा प्लेन कंसीडर किया है, x1 x2 प्लेन कंसीडर किया है। देखिए इसकी डेरिवेशन, x1 x2 प्लेन हमने कंसीडर किया है प्लेन स्ट्रेन के अंदर। अगर x1 x2 प्लेन है तो इसका मतलब जो x3 है, ठीक है, उसका जो अफेक्ट है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है u1 u2 u3 तो क्या हो जाएगी, 0। और u1 आप क्या लिखते थे, x1 x2 x3। तो अब x1 x2 प्लेन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2। और u2 आपका क्या बन जाएगा, u2 इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x1 x2। u1 u2 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ x3 होंगे। और u3 इस केस के अंदर क्या होगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर u3 आपका 0 है तो अब कर रहे हैं किसकी बात, प्लेन स्ट्रेन की बात, प्लेन स्ट्रेन की स्टडी कर रही हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। तो प्लेन स्ट्रेन में आपको पता है, वैसे स्ट्रेन के अंदर हम क्या लेते थे, 9 कंपोनेंट्स लेते थे जो किससे रिप्रेजेंट होते थे, 3x3 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट होते थे। कौन से 9 कंपोनेंट्स हैं, E11 E12 E13 E21 E22 E23 E31 E32 और E33, ये 9 कंपोनेंट्स आप कंसीडर करते थे। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर। अब 2 डायमेंशन जब हम प्लेन स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो कितने कंपोनेंट्स रह जाएंगे। अब आपको पता है ये जो प्लेन स्ट्रेन आप केस ले रहे हो, x1 x2 प्लेन ले रहे हो, तो उसका जो थर्ड है उस पर इंडिपेंडेंट है। तो इनमें E31 E32 E33 E23 E13 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या है, और अब आपको पता है कि ये सिमेट्रिक होता है स्ट्रेन, तो E21 और E12 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सिर्फ कितने कंपोनेंट्स रह गए, 3, E11 E22 और E12 या इक्वल टू E21। तो जब आप प्लेन स्ट्रेन की बात करोगे तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे स्ट्रेन के, 3, E11 E22 और E12, सिर्फ ये 3। अब हम चेक करते हैं कि स्ट्रेस के कितने कंपोनेंट्स रहेंगे। तो हुक्सला ने आपको क्या दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन दिया है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन
एक तो आपने किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। कंपोनेंट की फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म में हम स्ट्रेस को स्ट्रेन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो देखिए इक्वेशन, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये क्या होता है, टाउ आई जे इक्वल टू, जब भी स्ट्रेस कंपोनेंट्स लिखने हो आपने इन द फॉर्म, अगर स्ट्रेन गिवन है तो आप इस रिलेशन का यूज़ करोगे। तो लैम्डा डेल्टा आई जे थीटा प्लस में 2 म्यू ई आई जे, जहाँ आपके जो लैम्डा और म्यू है वो क्या होते हैं, लेमिस कांस्टेंट, लेम्स कांस्टेंट। लैम्डा और म्यू क्या है आपके, लेम्स कांस्टेंट है। डेल्टा आई जे आपने किया था, ये क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा, नेकर डेल्टा फंक्शन है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। डेल्टा आई जे क्या होता है आपका, जब आई इक्वल टू जे हो, आई इक्वल टू जे हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और आई नॉट इक्वल टू जे हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। और यहाँ पर ई आई जे आपको पता ही है क्या होगी, ये स्ट्रेन कंपोनेंट्स। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है आपका ई आई आई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E11 प्लस E22 प्लस में E33, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर E33 क्या हो गया, प्लेन स्ट्रेन के अंदर 0 हो गया, तो थीटा एक वैल्यू क्या रहेगी, E11 प्लस में E22, तो थीटा क्या होगा, E11 प्लस में E22, ये याद रखना मेन है। थीटा क्या होता है आपका ई आई आई, क्या होगा ये प्लेन स्ट्रेन के अंदर E11 प्लस में E22। लैम्डा म्यू क्या है आपके, लेम्स कांस्टेंट, और डेल्टा आई जे क्या है, क्रोनेकर डेल्टा। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, क्या बनेगा, टाउ आई जे इक्वल टू लैम्डा डेल्टा आई जे थीटा प्लस में 2 म्यू ई आई जे। देखो 3 टर्म है, इस एक टर्म के अंदर 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, इस एक टर्म के अंदर 3 चीज़ लिखी हुई है। फर्स्ट में क्या है, लेमिस कांस्टेंट, एक इधर है एक दूसरी टर्म के अंदर है, यहाँ पे एक क्रोनेकर डेल्टा और थीटा है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ई आई जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने एक रिलेशन और किया हुआ है, ये और ध्यान रखना, जो आपका ई आई जी है वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख रही हूँ, यू आई जे प्लस में यू जे आई। और जो आपने रोटेशन टेंसर्स किए थे वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक था, हाफ ऑफ यू आई जे माइनस में यू जे आई, ठीक है। कोमा का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जे। तो यहाँ पर आई जे आपके क्या थे, 1 2 3 थे। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हो, ये डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है आपका यू, तो स्ट्रेन कंपोनेंट्स को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ये लेके ट्वाइस ऑफ ई आई जे, क्या बन गया, यू को आई कोमा जे प्लस में यू जे कोमा आई, तो ये वैल्यू यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। ट्वाइस ऑफ ई आई जे की जगह यू आई जे प्लस में यू जे आई। तो देखिए अब हम निकालते हैं इस रिलेशन से, आपको स्ट्रेन कंपोनेंट्स पता चल गए, क्या क्या मिलेंगे आपको, E11 की वैल्यू, E22 की, E12 की, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। तो देखते हैं टाउ 11 टाउ 12, ठीक है, ये स्ट्रेस की फॉर्म में कौन से 0 हो रहे हैं और किन की वैल्यू आपको मिल रही है। रिलेशन है जो हम डेरिवेशन है ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक आप ये बेसिक रखें। थैंक यू।